सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि जनवरी से पढ़कर 95% कैसे लेकर आए। तो उसके नीचे बहुत सारे कमेंट आए थे, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और उस कमेंट में था कि भैया वो सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आइए जो कि आप वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। तो अगर तुमने इस वीडियो को देख लिया है तो ठीक है, अगर नहीं देखा तो इसी वीडियो के नीचे उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जाकर देख लेना। एंड वो वीडियो बिल्कुल अमेजिंग है। आज से भी पढ़कर तुम 90% अचीव कर सकते हो, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। तो आज पार्ट वन में इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एंड इसके इस साल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं आदित्य गोस्वामी, मेंटर्स ऑफ मैनी स्टूडेंट। लेट्स गेट स्टार्ट। जो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। नेम टू वर्क ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के दो कामों को यानी दो नोवेल जो उन्होंने लिखा है उनको बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, द टू फेमस वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर आर मैकबेथ एंड हेमलेट। जो दो महत्वपूर्ण संरचना है जो कि वो शेक्सपियर ने लिखा है वो है मैकबेथ एंड हेमलेट। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है। एंड जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं मैच द फ्लोइंग, वहां पर भी सेम टू सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को याद कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो यहाँ पर, व्हाट डू यू नो अबाउट महात्मा गांधी। जी हाँ, गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं। एंड ये क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है क्योंकि इसे सब कोई कर सकता है अपने से भी। देखो, आई नो गांधी एज बापू, हम गांधी जी को बापू के रूप में भी जानते हैं। एंड एज वेल एज महात्मा, और महात्मा के रूप में भी जानते हैं। ही इज कॉल्ड बापू बिकॉज ही वॉज द फादर ऑफ नेशन। उन्हें बापू कहा जाता है क्योंकि वो भारत के राष्ट्रपिता थे। एंड ही इज कॉल्ड महात्मा, उन्हें महात्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट सोल और सेंट। वो एक बहुत ही महान आत्मा थे, या बोले तो एक बहुत ही साधु टाइप के थे, इसीलिए उन्हें महात्मा भी बोला जाता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता एवं पश्चिमी सभ्यता में क्या अंतर है। तो देख सकते हो, द इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप मोरालिटी, या जो भारतीय सभ्यता है वो मोरालिटी यानी नैतिकता को बढ़ावा देता है, नैतिकता की पूजा करता है। जबकि वेयर एज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्शिप इमोरलिटी, जबकि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, पश्चिमी सभ्यता है, वो अनैतिकता को बढ़ावा देता है। द इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। जो भारतीय सभ्यता है वो भगवान में विश्वास रखने वाली सभ्यता है, भगवान में विश्वास रखती है। वेयर इज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज गॉडलेस, जबकि जो पश्चिमी सभ्यता है वो इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं, ऐसा वो नहीं मानते। द फॉर्मर बिलीव इन वॉकिंग विथ हैंड्स एंड फीट्स। जो भारतीय किसान होते हैं वो अपने हाथों और पैरों पर भरोसा रखते हैं। वेयर एज द लेटर डिपेंड्स अपॉन मशीन, जो कि बाद में चलकर मशीनों पर निर्भर होना हम भी शुरू हो गए हैं, लेकिन पहले हम अपने हाथ और पैरों पर भरोसा रखते थे। जबकि पश्चिमी सभ्यता में हमेशा से लोग आलसपन को बढ़ावा देते आए हैं, वो कोई भी काम अपने से करना नहीं चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड बहुत अच्छा लग रहा होगा, तुम्हें सेशन समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है, व्हाट वाज द राइटर, व्हाई डिड ही ऑलवेज ओबे नानू काका। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, व्हाट नहीं होगा, यहाँ पर हु होगा। हु वाज द राइटर, राइटर कौन है, एंड व्हाई डिड ही ऑलवेज ओबे नानू काका, और वो नानू काका की बात को हमेशा क्यों मानता था। तो देखते हो, द राइटर वाज एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन पीरियड। जो राइटर थे वो अंडर सेक्रेटरी थे अभी प्रोबेशन पीरियड में। प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं, अगर आपका कोई भी जॉब लगा तो उसके शुरू के 2 साल को हम, या फिर 1 साल को हम बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड। जब भी आपका न्यू जॉब लगता है उसके 1 से 2 साल के पीरियड को प्रोबेशन पीरियड बोला जाता है। एंड ही ओबे नानू काका बिकॉज ही वॉज द ब्रदर ऑफ हिज मदर। और वो नानू काका की बात को इसलिए मानते थे क्योंकि उस जो नानू काका थे उनकी माँ के भाई थे, यानी कि उनके मामा थे, इसीलिए उनके बात को मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड बिल्कुल मजेदार एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चन को ऐसे ही समझने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना है। व्हाट डज मार्टिन लूथर से अबाउट द लाइफ ऑफ नेग्रोज। नेग्रोज के लाइफ के बारे में मार्टिन लूथर किंग ने क्या कहा था। तो सबसे पहले समझते हैं नेग्रोज मतलब क्या होता है। नेग्रोज कौन थे, तो भाई साहब, जैसे हमारे यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है जात को लेकर, भाषा को लेकर, क्षेत्र को लेकर, अलगाव को लेकर, वैसे ही वहां पर भी भेदभाव होता था कलर को लेकर, यानी कि
जितने भी गोरे लोग थे वो अलग, और जितने भी काले लोग के समुदाय के लोग थे उनको नेग्रोज बोला जाता था, और उनके साथ बहुत भेदभाव होता था अमेरिका में। उसी के खिलाफ मार्टिन लूथर किंग बोलते थे। तो ही सेज दैट द लाइफ ऑफ नेग्रोज इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मैनेकल ऑफ सेग्रीगेशन एंड द चैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि वो बोलते थे कि जो नेग्रोज की लाइफ है वो बहुत ही अव्यवस्थित है, बहुत ही दुखित है, और उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार या भेदभाव किया जाता है। दे स्टिल लिव ऑन अ लोनली इज लैंड ऑफ पॉवर्टी। वो आज भी उसी गरीबी के भूमि पर अकेले जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो, व्हाट वाज इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन। इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन क्या है? इट वाज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन के द्वारा ये एक ऑर्डर इशू किया गया था जिसे हम इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन कहते हैं। By the proclamation, freedom was granted to the slaves in all parts of America। जितने भी अमेरिका में गुलाम थे, चाहे वो कहीं पर भी हो अमेरिका में, उनको आज़ादी मिली थी। दिस ऑर्डर was issued on January 1, 1863। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड ये कब इशू हुआ था भाई देख लेना, यहाँ पर डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जनवरी 1, 1863। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हु आई इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम। लाइन यानी जो पोएम है उसके सेकेंड लाइन में आई का मतलब कौन है और आई कौन है? तो यहाँ पर देख तो द स्पीकर कमला दास इज आई इन सेकेंड लाइन ऑफ पोएम। जो सेकेंड लाइन ऑफ पोएम है उसमें कमला दास जो कि राइटर हैं वो अपने आप को आई कहकर संबोधित कर रही हैं। और नीचे कमेंट में तुम बताना कि कमला दास किस चैप्टर की राइटर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, देख सकते हो क्या कह रहा है। वाई डिड स्पीकर लाइक द स्नेक। जो स्नेक था उसको स्पीकर क्यों पसंद करते थे? तो देख तो द स्पीकर लाइक द स्नेक बिकॉज इट लुक ऑलमोस्ट इनोसेंट। क्योंकि जो सांप था वो बिल्कुल ही भोला भाला उनको दिखाई दे रहा था। इट ड्रैंक द वाटर पीसफुली फॉर विच इट केम। जब तक तो वो नहीं आए थे और जब आ भी गए उस समय तक वो एकदम बिल्कुल शांति से अपना पानी पी रहा था, और किसी को उस भावना से नहीं देख रहा था जिस भावना से लोग उसे समझते हैं कि सांप जहरीला होता है, डसने के लिए आया है। तो इसीलिए वो उसको पसंद करते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो, व्हाट मेक्स मेंस पावर फीबल। कौन सी ऐसी चीज है जो व्यक्ति के शक्ति को छीड़ कर देती है या कमजोर बना देती है? तो देखते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू जॉन डन के अकॉर्डिंग इन दिस पोएम उन्होंने बताया है, ए मैन पावर इज फीबल बिकॉज एक व्यक्ति की शक्ति क्षीण हो जाती है क्योंकि हिज फॉर्च्यून्स इच्छाएं आइदर गुड और बैड, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, आर थिंग्स विच अफेक्ट देम हिम एंड विच ही कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट। क्योंकि वो उसे परास्त कर देती हैं, वो उस पर विजय प्राप्त कर लेती है, ना कि वो उन पर विजय प्राप्त करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो क्या है। यहाँ पर देखते हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर पे एक छोटा सा नोट लिखिए। एंड ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाएगा मेरे भाई, याद रखना। ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखते हो, विलियम शेक्सपियर वाज एन इंग्लिश पोएट। विलियम शेक्सपियर एक अंग्रेजी पोएट थे, प्ले राइट एंड एक्टर, एंड वो एक्टर भी थे, अभिनेता भी थे। ही वॉज बोर्न ऑन 26 अप्रैल 1564। वो 26 अप्रैल 1564 में स्टेफोर्ड अपॉन एवॉन में पैदा हुए थे। हिज फादर वॉज अ सक्सेसफुल लोकल बिजनेसमैन। एक सक्सेसफुल मतलब बहुत ही कामयाब लोकल बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े नहीं थे। एंड हिज मदर वॉज द डॉटर ऑफ लैंड ऑनर। वो एक बहुत बड़े जमीन की मालकिन थी। शेक्सपियर मैरिड एने हाथावे एट एज ऑफ 18। 18 साल की उम्र में उस बंदे ने शादी की थी। याद रखना ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आ चुका है कि विलियम शेक्सपियर ने अपनी शादी किस उम्र में की थी, तो 18 वर्ष में। याद रखना, शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज नोन वर्क बिटवीन 5089 एंड 6013। जितने भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन रचनाएं की थी, या ऑलमोस्ट बोल सकते हो सभी रचनाएं, वो 1589 से लेकर 1613 ईस्वी तक ही हुआ था। हिज अर्ली प्लेज वर मेनली कॉमेडीज। वो जो सबसे पहले किया करते थे रोल, वो कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज में थे, यानी कि हिस्ट्री आप समझते ही हैं। ही रोट मेनी ग्रेट बुक्स इंक्लूडिंग हैमलेट। यहाँ पर देखते हो ये जितने भी बुक के नाम दिए हुए हैं ये सारे के सारे डिट्टो के डिट्टो आ सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, मैच द फ्लोइंग में या फिर ऑब्जेक्टिव में। तो इन नाम को ध्यान से देखकर याद करना है। हैमलेट जो कि वहां पर भी आया था, ओथेलो भी इन्हीं की रचना है।
एंड किंग लियर भी इन्हीं की रचना है। और आगे यहाँ पर देखते हैं, आओ, किंग लियर एंड मेकबेथ भी यहाँ पर उन्हीं की रचना है, जो कि हम ऑलरेडी देखकर आए हैं। तो 4 रचना यहाँ पर दी हुई, चारों को नाम याद कर लेना है, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मेकबेथ। ही इज सो ग्रेट राइटर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। वो आधुनिक इंग्लिश के, अंग्रेजी के बहुत ही महान राइटर थे। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश, इसीलिए उनको फादर ऑफ इंग्लिश भी कहा जाता है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है कि फादर ऑफ इंग्लिश किनको बोला जाता है, तो याद रखना शेक्सपियर को, विलियम शेक्सपियर को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, राइट द समरी ऑफ आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना या मेरा एक सपना, तो उस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। यहाँ पर देख तो हमने हिंदी में भी लिखा हुआ है ताकि आप पढ़कर खुद समझ सकते हो, एंड इंग्लिश में भी ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि आप उसे याद करना हो तो याद भी कर सकते हो। एंड इन सारे के सारे क्वेश्चन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो जाकर वहां पर फॉलो कर सकते हो हमें, आज क्लासेज के नाम से। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है, जाकर देख लो। तो यहाँ पर देख तो हम इंग्लिश में समझाते हैं, यहाँ पर हिंदी भी दिया हुआ है, आप तुम पढ़ सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हो, इवन आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ लाइब्रेशन फ्रॉम स्लेवरी, मतलब 100 सालों की गुलामी के बाद, नेग्रोज आर नॉट फ्री। जो नेग्रोज थे अभी भी आजाद नहीं थे। दे लिव इन स्लम्स, वो आज भी झोपड़पट्टियों में रहा करते थे। दे लिव इन आइसोलेशन, आज भी बंद, एकांत, उनको छोड़ दिया गया था, उनसे कोई मतलब न था। दे डू नॉट गेट एनी जस्टिस, उनको कोई न्याय आज तक नहीं मिला। दे लिव इन मिसरेबल पॉवर्टी, वो आज भी उसी गरीबी में जी रहे हैं। हे हैव अ ड्रीम इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम अ हिस्टोरिकल स्पीच गिवन बाय द ग्रेट नेग्रो लीडर मार्टिन लूथर किंग। एंड यहाँ पर एक स्पीच दिया गया है बहुत ही महान स्पीकर यानी कि प्रवक्ता, जो कि नेग्रोज के बारे में बोलते थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनका जन्म 1929 ईस्वी में एंड 1968 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत ही जल्दी उनको, या बोला जाए तो, मार दिया गया था। ही गेव दिस स्पीच ऑन अगस्त 28, 1963। अगस्त 28, 1963 में उन्होंने स्पीच दिया था। एंड ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेट को नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो उन्होंने कब स्पीच दिया था, तो 28 अगस्त 1963 ऑन द स्टेप ऑफ लिंकन मेमोरियल, वाशिंगटन डीसी। एंड ये प्लेस भी याद रखना कहाँ दिया था उन्होंने स्पीच, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, तो इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1964, उन्हें नोबेल प्राइज भी 1964 में मिला था इसी स्पीच की वजह से। इसको भी याद रखना कि नोबेल प्राइज कब मिला था, तो 1964 ईस्वी में। द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव इट, वो दुनिया के पहले ऐसे सबसे यंगेस्ट पर्सन बने थे जो कि उन्होंने नोबेल पुरस्कार को अचीव किया था। इन दिस स्पीच ही इज एड्रेसिंग द नेग्रो पीपल, वो नेग्रो पीपल पर ध्यान देते हैं अमेरिका एट द टाइम्स, जो कि अभी अमेरिका में रह रहे हैं। हु आर स्ट्रगलिंग विथ पॉवर्टी, जो कि गरीबी से जूझ रहे हैं। नेग्लेक्ट, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। एंड इनइक्वालिटी, और उनके साथ कोई समानता का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। दिस हिस्टोरिकल स्पीच बाय मार्टिन लूथर रिफ्लेक्ट्स दिस ऑप्टिमिस्टिक स्टैंस। This speech gives strength not only to the Negro people but also to all the people of the world who are suffering from racial discriminations। ये जो ऐतिहासिक स्पीच दिया गया था उनके द्वारा, ये ना सिर्फ नेग्रोज को एक स्ट्रेंथ, एक ताकत प्रदान कर रहा था, बल्कि दुनिया में कोई भी देश हो उनको भी ये स्पीच सुनकर ताकत मिली, जहां पर भी रेशियल यानी कि रंग को लेकर भेदभाव किया जा रहा था उसके खिलाफ लड़ने के लिए। इसीलिए इनको बहुत ही ज्यादा माना जाता है अमेरिका में नेग्रोज पीपल के द्वारा आज भी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हुए सारे के सारे 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके पूछते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 3 क्वेश्चंस। एंड गारंटी रही कि अगर तुमने पूरे लास्ट एग्जाम के डेट तक हमारे चैनल को फॉलो किया तो सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द समरी ऑफ नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, उसकी समरी लिखो। एंड समरी भी एक हर साल एग्जाम में आता ही आता है, तो इसलिए तुम इसको भी याद कर लेना एंड समझ लेना। तो यहाँ पर देखते हो कविता नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जो कि W.H. ऑडेन के द्वारा रचित किया गया है, लिखा गया है। यह कविता प्रकृति के बारे में है। कवि शरद ऋतु के बुढ़ापे के आगमन और मनुष्य की मृत्यु के रूप में देखते हैं। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कवि जो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं उसको किस रूप में देखते हैं, तो यह कविता प्रकृति के बारे में है। कवि शरद ऋतु को बुढ़ापे में के आगमन और मनुष्यों की मृत्यु के रूप में देखते हैं। एंड इसका भी क्वेश्चन
आगे इंग्लिश में दिया हुआ है, तो वहां से देखकर याद भी कर सकते हो। एक 5 नंबर वाले क्वेश्चन से बहुत सारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना। तो यहाँ पर देखते हो वे मानव जीवन में निहित कंठाओं के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें मनुष्य जीवन भर ढोता है और अंत में मर जाता है। कवि कहते हैं कि हम इंसान ऐसे यात्रियों की तरह हैं जो बूढ़े हो रहे हैं, थके हुए हैं और कब्रिस्तान की ओर जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन व्यक्ति कब्रिस्तान की ओर जा रहा है। वे आगे कहते हैं कि जब पेड़ में पत्ते गिरते हैं तो जंगल बेजान हो जाता है, कोयल गूंगी हो जाती है। उसी तरह एक आदमी अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ बोझिल हो जाता है, शारीरिक रूप से कमजोर और निष्क्रिय हो जाता है और अंत में लोगों की भीड़ से अलग हो जाता है। लेकिन कभी एक आशावादी दृष्टिकोण दिखाता है। क्या दिखाता है कि हमारे सपने में हमें इस तरह पुकारते हैं मानो झरनों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही हो। एंड आगे देख सकते हैं क्या कहा गया है। तो आगे कह रहे हैं इस प्रकार हमें देखते हैं कि यह कविता निराशावाद और आशावाद का मिश्रण है। निराशावाद मतलब पहले कवि आपको ये समझा रहे हैं कि आप मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, बाद में आपको आशा भी दे रहे हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरा करो, कमजोर ना बनो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड यहाँ पर देखते हो इसको इंग्लिश में भी यहाँ पर समझाया गया है, तो यहाँ से भी तुम इस क्वेश्चन को देख सकते हो एंड याद कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या है क्वेश्चन देख सकते हो। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज द 1000 मील्स, द रीमेन सेड टू मी यू स्टैंड फॉरगिवन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका एक्सप्लेनेशन करिए। तो भाई साहब एक्सप्लेनेशन के लिए एक बेहद ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक वाली वीडियो हम बनाकर डाल देंगे अगर आप नीचे कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने के लिए कहा जा रहा है। अगर तुम भी चाहते हो कि एक्सप्लेनेशन हम चुटकियों में कर ले ऐसे, अगर हमें पता ना हो, इंग्लिश पढ़कर समझने नहीं आता है उसके बाद भी, तो नीचे कमेंट कर देना। बहुत ही धांसू और ट्रिक लेकर आएंगे जिससे आसानी से तुम भी एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आओ इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं क्या कह रहा है। एक्सप्लेनेशन, द present stanza has been taken from the most reading poem फायर हीमन। फायर हीमन से ये लाइन लिया गया है जो यहाँ पर दिया गया है। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 मील विच हैज बीन ब्यूटीफुली कंपोज्ड बाय केकी एन दारूवाला। जो कि चैप्टर किन के द्वारा लिखा गया है, केकी एन दारूवाला के द्वारा। एंड ये दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको 2 मार्क्स दिलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अगर ये दो देख लिया गया कि कहाँ से लिया गया और किन्होंने लिखा है, अगर आपने इस क्वेश्चन को इतना ही लिख दिया तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड इसके बाद एक्सप्लेनेशन करना है। द पोएम हैज बीन रिटन अबाउट बर्निंग घाट, एक जो कब्रिस्तान कहा जाता है जहां पर जलाया जाता है मुर्दों के, उसके बारे में ये कविता है। विच इज बर्निंग बैडली, जो कि बहुत बुरी तरह जल रही है। द फायर हैज स्प्रेड ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द घाट, घाट के हर जगह हर तरफ ये आग फैली हुई है। एवरीथिंग वॉज बर्न्ट एंड कुक्ड, हर एक चीज जल रहा है और पक रहा है। एंड सम आर हाफ बर्न्ट, और कुछ आधा जले हुए हैं। एंड हाफ कुक्ड, और कुछ ही पके हुए हैं। द फायर एट टाइम्स हैज फॉरगॉटन इट डेथ, लगता है कि आग भूल चुकी है कि इनकी मृत्यु हो गई है। ये कवि कहना चाहते हैं कि जो पार्ट नहीं जला है, शायद आग को उनको लग रहा है कि ये पार्ट अभी मरा नहीं हुआ है, इसीलिए उनको छोड़ दे रहे हैं। ये अन्याय उनके साथ क्यों हो रहा है। एंड आगे बोल रहे हैं कभी, इन दिस फायर द ऑथर कंसाइंड हिज फर्स्ट बर्न बेबी हु हैज बीन बर्न्ट एंड हैड टू बी cremated from far of the nearest tower of silence which was 1000 miles away. Everybody is praying fire hymen. The fire hymen said to me, you stand forgiven because we must have committed some mistake for which God fire is punishing. कह रहे हैं कभी कि हमने जरूर कुछ गलती किया हुआ है जिसके कारण भगवान हमें सजा दे रहे हैं, आधा जलाकर हमारे शरीर को पूरा नहीं जला रहे हैं। अगर आप बर्निंग घाट पे जाते होंगे तो देखेंगे कुछ पार्ट किसी किसी व्यक्ति का नहीं जलता है, बच जाता है। तो वही कभी कहना चाहते हैं कि उन्होंने जरूर कुछ पाप किया है जिसकी सजा भगवान देना चाहते हैं इसी रूप में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो हर साल आना ही आना है, एप्लीकेशन वाले हर साल आते हैं। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव परमिशन टू ऑर्गेनाइज द कल्चरल इवेंट इन योर स्कूल। अपने प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन लिखिए, आवेदन पत्र लिखिए, जिसमें आप एक फंक्शनल कल्चरल प्रोग्राम अरेंज करना चाहते हैं उसकी अनुमति के लिए। तो देखो कैसे लिखना है, बिल्कुल इजी होता है। यहाँ पर भी स्टेप वाइज मार्किंग होती है, स्टेप के हिसाब से मार्क दिया जाता है, तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाता है टू, ओके। एंड वहां से देख सकते हो कैसे हमने स्पेस छोड़ा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के हिसाब से मार्किंग मिलने वाली है, अदरवाइज तो नंबर तो गए।
तो यहाँ पर देख सकते हो टू द प्रिंसिपल्स, एंड जो भी आपका स्कूल का नाम है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। एंड पटना बिहार, आपका जो भी जहाँ पर भी स्कूल हो वहाँ का नाम डाल सकते हैं। सब्जेक्ट यानी कि किस चीज़ के लिए आपको ये आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो रिगार्डिंग परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल इवेंट इन आवर स्कूल, हम अपने स्कूल में एक कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, उसके लिए हमें परमिशन चाहिए। एंड यहाँ पर अगर दूसरा कोई भी कारण होता तो उसको आप आसानी से क्वेश्चन में से ही ढूंढ लेते हैं, क्या कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, तो क्वेश्चन में से देख के सब्जेक्ट लिखा जाता है। अगर आपको लिखने नहीं आता, अगर लिखने आता है तो अपने से आप डिजाइन कर सकते हैं। एंड सबसे ज्यादा जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है वो छुट्टी के लिए, तो यहाँ पर आप छुट्टी के लिए भी एक एप्लीकेशन अपने से लिखकर और नीचे जरूर कमेंट करना कि सर देख लीजिए ठीक है या नहीं, एंड इससे आपकी प्रिपरेशन भी बूस्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट तो यहाँ पर लिखा जाता है रिस्पेक्टेड सर या सर या डियर सर, एंड उसके बाद से ये लाइन जो भी पूछा गया है एप्लीकेशन उसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। इतना लाइन बिल्कुल सेम होता है एंड नीचे वाला भी इतना लाइन बिल्कुल सेम होता है। बाकी जो बीच के बचे हुए लाइन है ये वाला, ये हर बार चेंज होता रहता है, जितना जो आपसे पूछा गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना होता है। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बीच में आपको अपने से लिखना होगा। इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशन की प्रैक्टिस करना है। एंड नीचे वाला लाइन जो सेम है वो मैं पढ़कर बता देता हूँ। We therefore pray and hope that you would be kind enough to permit to us celebrate a cultural function in the school campus। तो हम आपके सदा आभारी रहेंगे और आप बहुत ही दयालु हैं, तो हम आशा करते हैं कि आप हमें ये परमिट देंगे स्कूल में ऑर्गेनाइज करने के लिए। एंड उसके बाद देख सकते हो नीचे कैसे डेट डालना होता है और कहाँ पर नाम लिखना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डेट इस साइड डाला जाता है, याद रखना हमेशा। एप्लीकेशन योर फेथफुल स्टूडेंट, जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। एंड यहाँ पर अपना नाम XYZ जो भी नाम है वो लिख सकते हो। एंड 5 नंबर बिल्कुल आपको मिलने वाले हैं। अगर तुम ये बीच वाला पार्ट गलत भी लिख देते हो एंड ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बिल्कुल सही लिखते हो, तब भी आपको 3 से 4 नंबर बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और 5 नंबर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। एंड ऐसे ही मैच द फ्लोइंग वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक साइड दिया होता है ऑथर का नाम एंड एक साइड दिया होता है उनके वर्क, एंड उसे मैच करना होता है। तो तुम भी अगर तैयार कर चुके हो तो इस क्वेश्चन का, तो तुम भी अगर चाहते हो कि तुम्हारी तैयारी इंप्रूव हो तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट करो कि किसका कौन सा आंसर होगा। तो नीचे कमेंट बिल्कुल करना इस क्वेश्चन का आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है नेम एनी 5 इंडियन इंग्लिश राइटर। भारत के किन्हीं 5 इंडियन इंग्लिश राइटर्स का नाम लिखना है जो कि अंग्रेजी में लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला देख सकते हो अरुंधति रॉय, उसके बाद से है कमला दास, उसके बाद से है अरुण जोशी, उसके बाद से है RK नारायण, मुल्क राज आनंद। ऐसे बहुत सारे राइटर हैं, तुमको सिर्फ 5 ही लिखने हैं जो कि इंग्लिश राइटर हैं और इंडियन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन। ये भी एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है, तो नीचे जरूर कमेंट करना अगर तुम्हें ट्रिक चाहिए एक्सप्लेनेशन वाला। तो फ्री एट लास्ट थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट। एंड सबसे पहले पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर का है, इसके राइटर कौन है। तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम ई से आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है। और इसके राइटर कौन है भाई साहब, मार्टिन लूथर किंग, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस करके आया है। द फ्रेज फ्री एट द लास्ट इज द पार्ट ऑफ रिफ्रेन फ्रॉम एन अमेरिकन स्पिरिचुअल सॉन्ग, यानी कि आध्यात्मिक गीत से लिया गया है। डेट एक्सप्रेस द जॉय बीइंग लिबरेटेड फ्रॉम स्लेवरी, यानी कि गुलामी से वो कैसे जूझे हुए हैं उसके बारे में ये बताता है। यहाँ पर देख तो क्या कह रहे हैं। द ऑथर से डेट गॉड ग्रांट डेट राइट हियर इन अमेरिका एंड ऑल ओवर दिस वर्ल्ड वी विल चूज द हाईवे वे इन विच मेन विल लिव टुगेदर एज ब्रदर्स। कह रहे हैं कि जो ऑथर है वो कहना चाहते हैं कि भगवान हम पर इतनी कृपा करे और पूरे विश्व पर करे कि सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर भाईचारे से रहे, एक दूसरे से भाई की तरह रहे, ऐसा व्यवहार करें मित्रवत, जैसे कि हमारी संस्कृति कहती है उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, ऐसी सोच रखते हैं। अ वे इन विच द नेशन ऑफ द वर्ल्ड विल बीट देयर swords into
plowshares and their spears into pruning hooks, a way in which every man will respect the dignity and worth of all human personalities. The author hoped that one day they will free at last, great God Almighty, we free at last. एंड कवि जो है ऐसी आशा करते हैं कि एक दिन जरूर आएगा भगवान जब ऐसी दृष्टि देंगे और सब पर ऐसी कृपा करेंगे जब सब एक दूसरे से भाईचारे के साथ रहेंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन पोल्यूशन। तो देख सकते हो भाई साहब एसे भी हर साल आता है एंड एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो एसे पर, ताकि हम आपके लिए टॉप 5 गेस एसे लेकर आए जहां से एक एसे फिक्स है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो नीचे कमेंट बिल्कुल कर देना। हम 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट एसे लेकर आएंगे जो कि इस साल एग्जाम में वहीं से एक आने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉल्यूशन पे दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले एसे लिखते वक्त आपको इंट्रोडक्शन देना होता है, उसके बाद से कॉज ऑफ पोल्यूशन लिखना हो, टाइप ऑफ पोल्यूशन लिखना होगा, उसके बाद तुमको क्या लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो पोल्यूशन के टाइप, उसके बाद इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के क्या प्रभाव पड़ते हैं, पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, कैसे हम बचा सकते हैं पोल्यूशन को, एंड कंक्लूजन, यानी कि इस सारी बातों का संहार क्या हुआ, निचोड़ क्या हुआ, उसको भी लिखना होता है। तो इसको तुम पढ़ लेना या बोलो तो समझा दूं। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले लेते हैं। पोल्यूशन इज अ ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न दैट पोजेज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। पोल्यूशन जो कि पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर फैल रहा है और ये बहुत ही बुरा संकेत है हमारे लिए, वातावरण के लिए, मानव सभ्यता के लिए। इट इनकम्पेजेज वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग एयर, वाटर, सोयल, नॉइज पोल्यूशन। देख रहे हैं बहुत सारे रूपों में है, जैसे कि एयर के रूप में भी, वाटर के रूप में भी, सोयल के रूप में भी, एंड नॉइज यानी ध्वनि प्रदूषण के रूप में भी। दिस एसे विल डेल्व इनटू, यहाँ पर डिराइव्ड है, यहाँ पर जो मिस्टेक हो चुका है, डिराइव्ड इनटू द कॉजेज, इफेक्ट एंड पॉसिबल सॉल्यूशन टू दिस प्रेसिंग इशू। यहाँ पर जो हमने इसे लिखा है इसमें हम इससे कैसे सुलझना है और कैसे इससे निवारण पाना है उसके बारे में बताए हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन उत्पन्न कैसे होता है, कारण क्या है। पोल्यूशन स्टेम्स फ्रॉम अ मल्टीट्यूड्स ऑफ सोर्स। जो प्रदूषण है इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे वे हैं आने के। जैसे यहाँ पर देखते हो प्राइमरीली ड्रिवन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। सबसे पहला जो कि सबसे बड़ा कारण है ह्यूमन एक्टिविटी यानी मानवीय कार्य, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। इंडस्ट्रीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, एग्रीकल्चर है, एंड इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। और गलत तरीके से जितने भी वेस्ट हैं उनका हम डिस्पोजल कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू पोल्यूशन द रिलीज हार्मफुल केमिकल्स, इमिशंस फ्रॉम मशीनरी एंड एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर आर प्राइम एग्जाम्पल्स। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे फैक्ट्री से जितने भी बहुत ही खतरनाक केमिकल निकल रहे हैं, खेतों में हम फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, जितने भी व्हीकल हैं वहां से भी गंदे धुएं निकल रहे हैं, ये सब बहुत बड़े कारण है पोल्यूशन के। तो चलो टाइप्स की इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर टाइप ऑफ पोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर देखते हो सबसे पहला है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन अराइजेस फ्रॉम द डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूशन इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कोई भी पोल्यूशन डायरेक्ट छोड़ देने की वजह से ये प्रदूषण अराइज होता है। दिस इंक्लूड्स हार्मफुल गैसेज, बहुत सारे खतरनाक गैसेज जैसे ग्रीन हाउस गैसेज हैं, particulate matters and toxic chemicals. It leads to respiratory problems. ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज कॉज कर सकता है, एंड इवन प्रीमेच्योर डेथ इन एक्सट्रीम केसेज। और कुछ ऐसी केसेस भी आते हैं जहां पर आपको प्रीमेच्योर डेथ यानी उम्र से पहले ही मृत्यु भी हो जाती है इसी की वजह से। तो चलो इसके आगे और देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देख तो और एक प्रदूषण के बारे में हमने डिस्कस किया है, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन अकर्स व्हेन कंटेमिनेंट्स आर इंड्यूस्ड इनटू वाटर्स बॉडी। डायरेक्ट हम पानी में ले जाकर जितने भी हमारे नाले हैं, कूड़े हैं, कंपनी के जितने भी केमिकल निकल रहे हैं सबको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से होता है सच एज रिवर्स, लेक्स एंड ओशियंस, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड improper sewage disposal are significant source. Aquatic life poses health risk to human who rely ऑन दीज वाटर सोर्सेस। कह रहा है कि ये मानवीय कारणों को भी बहुत प्रभावित करने वाला है और मानव को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि जितने भी पानी दूषित होते जाएंगे मनुष्य का स्वास्थ्य उतना ही खराब होगा। एंड एक रिसर्च कहता है कि 80% जो भी हमारी बीमारियां होती हैं वो सब पानी की, गंदे पानी की वजह से होता है एंड गंदे फूड की वजह से होता है। तो देख सकते हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है वाटर पोल्यूशन, इसको सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा।
तो अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन की। पोल्यूशन हैज अ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस फॉर बोथ द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। इस पर जागरूक करना लोगों को बहुत ही जरूरत है हमारे हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। It contributes to climate change, disrupt ecosystems, and endanger biodiversity. Additionally, it leads to a host of health problems ranging from respiratory ailments to neurological disorders. कह रहा है कि ये रोकना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये क्लाइमेट को ही सिर्फ चेंज नहीं कर रहा है बल्कि ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है इकोसिस्टम को, हमारे पर्यावरण को, और बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी को भी ये तहस नहस कर रहा है। बहुत सारे जीव विलुप्त होते जा रहे हैं, ये भी प्रदूषण के कारण ही हो रहा है। एंड ये हमारे सिर्फ ना कि फेफड़े को बल्कि हमारे न्यूरोलॉजिकल यानी कि दिमाग को भी प्रभावित कर रहा है प्रदूषण, तो इसको रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं हम पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। तो इससे हम बचेंगे कैसे? तो जितना से जितना ज़्यादा हो सके हमें लोगों को जागरूक करना होगा। एंड इसका कंक्लूजन क्या है? तो पोल्यूशन इज अ क्रिटिकल ग्लोबल इशू दैट डिमांड्स इमीडिएट अटेंशन एंड कंसर्न एफर्ट फ्रॉम इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट्स अलाइक। कह रहा है कि ये बहुत बड़ा वैश्विक स्तर की समस्या है, इसीलिए सबको मिलकर एकाग्र होकर इस काम पर ध्यान देने की जरूरत है। by disturbing by understanding its causes effect and adopting proactive measures we can work towards cleaning healthier planet for current and future generation। इसके लिए हम सभी को मिलकर ना कि सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाली भावी पीढ़ी के लिए हम मिलजुल कर काम करना होगा और एक स्वस्थ, जैसे कि हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा था वैसे ही पृथ्वी को हमें अपने फ्यूचर आने वाले सन्स को सौंपना होगा। यही हमारी जिम्मेवारी भी बनती है। इट इज इम्परेटिव दैट वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर एक्शंस एंड स्ट्राइव अ सस्टेनेबल फ्री वर्ल्ड, पोल्यूशन फ्री वर्ल्ड। तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम जो भी एक्शन ले रहे हैं उससे क्या होने वाला है इस पर सोचे और पोल्यूशन को रोके और पोल्यूशन फ्री वर्ल्ड को बनाए। तो यहाँ पर देख सकते हो पूछा गया है कंप्रहेंशन यानी कि पैसेज, अनसीन पैसेज। एंड इसको करने का बिल्कुल बेहद आसान ट्रिक हम ला देंगे अगर तुम नीचे कमेंट करते हो कि अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करें। अगर तुम्हें इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता होगा उसके बाद भी तुम इसे आसानी से सॉल्व कर पाओगे, इस बात की गारंटी मेरी रही अगर नीचे तुम कमेंट करते हो। तो इसको एक डेडिकेटेड वीडियो में ही हम चाहते हैं कि डिस्कस करें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम आगे डेडिकेटेड वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आओ यहाँ पर देख तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी मैच द फ्लोइंग जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है हर साल, वही क्वेश्चन है। तो आओ इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है भारत इज माई होम, किन्होंने लिखा है? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा था, याद रखना, भारत इज अ माई होम। एंड उसके बाद यहाँ पर देख तो स्नेक, स्नेक किन की रचना है? यहाँ पर देख तो स्नेक जो है वो किन की रचना है? DH लॉरेंस की रचना है। माई ग्रैंड मदर हाउस जो कि कमला दास ने लिखी है, वो कैसी राइटर है? तो इंडियन इंग्लिश राइटर है। ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न किन्होंने लिखा है? जर्मन ग्रेयर ने लिखा है। आई हैव अ ड्रीम यो किसने लिखा है? मार्टिन लूथर किंग ने लिखा है। तो यहाँ पर देख तो 20 बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। अगर तुम्हें वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो नीचे कमेंट कर देना एंड लाइक कर देना एंड वीडियो को शेयर जरूर करना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो तुम ही से मेरा मोटिव है, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तो वीडियो को जरूर शेयर करना 2 से 3 दोस्तों के पास अपने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।